तो अब एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, वो है लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर लिंक लिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। मतलब देखो, हमने एरे में क्या क्या देखा। एरे हमारा इस तरीके से था, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और सब्सक्रिप्ट और इंडेक्स होती थी उसके अंदर, जैसे कि हमने देखा अब तक की सीरीज में। और कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन पे वो स्टोर होता था, और स्टैटिक मेमोरी थी एट कंपाइल टाइम। ठीक है, मतलब कंपाइल टाइम पे उसकी मेमोरी एलोकेट, मतलब यार हम पहले ही फिक्स कर रहे थे ना इसका कि ये साइज होने वाला, साइज फिक्स, मतलब हम पहले ही दे रहे थे कि एरे का साइज 5 रहने वाला है, तो 5 की एक मेमोरी एलोकेट करवा दो इस तरीके से। तो एरे में ये था बेसिकली। और लिंक लिस्ट हमारी क्या है, लिंक लिस्ट हमारी ये है। लिंक लिस्ट में होने वाला है इस तरीके से, मतलब वो हम यहाँ पे नोट्स बनाएंगे। नोट्स ये जो होती है, मतलब इसको नोट्स बोलता है, आपको दिख रहा है ये। और नोट्स में दो चीज होती है, एक तो एक हमारी होती है वैल्यू, और एक होता है हमारा एड्रेस, नेक्स्ट पॉइंटर जिसे बोलते हैं। ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कराती है रन टाइम। अभी ये समझ नहीं आ रहा होगा, बट अभी वीडियो में जब लिंक लिस्ट हम पूरा ओवरऑल पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो और रैंडम मेमोरी एलोकेशन, स्कैटर्ड मेमोरी। अब ये क्या स्कैटर्ड मेमोरी, तो इसको भी देखेंगे। साइज इज नॉट फिक्स्ड, एलोकेट मेमोरी अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट। मतलब इसके अंदर बेनिफिट ये मिल रहा है कि एरे में क्या हो रहा था, एरे में फिक्स साइज था, वो हम डिसाइड कर रहा था, एक प्रोग्रामर डिसाइड कर रहा था, 20 25 जो भी एक साइज हम फिक्स कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो है ना एलोकेट मेमोरी, वो तब यूजर्स, हम यूजर से पूछेंगे, यूजर को अगर चाहिए, मतलब उसे और वैल्यू ऐड करनी है तो वो कर सकता है। इसके अंदर कोई फिक्स साइज नहीं है, जब तक वो चाहे कर सकता है। ये लिंक लिस्ट हमारी हमारी मेमोरी की स्पेस पे चलती है। जितनी हमारी मेमोरी, और मेमोरी तो देखो यार कितनी ज्यादा आने लगी है आजकल, मतलब हिसाब ही नहीं है। तो जीबी टीबी पता नहीं कहाँ पहुंच रही है, मेमोरी के हिसाब से एलोकेट करता है। तो इसको देख लेते हैं। देखो अब मैं इसमें बताती हूँ। जैसे कि सपोज ये हमारी मेमोरी है, ठीक है, जस्ट सपोज ये मेमोरी है। तो हमारा एरे किस तरीके से आ रहा था, इस तरीके से आ रहा था हमारा एरे कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे। ओके, तो समझ रहे हो ना आप लोग, ये हमारा एरे है। अब हमारी लिंक लिस्ट किस तरीके से आ रही है वो देखते हैं। तो हमारी जो लिंक लिस्ट है वो इस तरीके से आ रही है, ये दिख रहा है, ये है लिंक लिस्ट। मतलब वो फिक्स नहीं है, वो कहीं पे 4 वाली पोजीशन पे होगी स्टोर, कहीं पे 6 वाली पे। ये 4 6 मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि थोड़ा समझ आए। ये मतलब इसकी पोजीशन डिसाइड कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कहीं 3, कहीं, मतलब कहीं भी हो सकता है, कोई 605 पर, 1010 पे, अलग अलग जगह हमारा डेटा स्टोर होगा, लेकिन हम सबको सबको एक्सेस कर पाएंगे, वो भी लाइन से। ये ये जो जिस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है ना, यही स्कैटर्ड फॉर्म है, मतलब सारी वैल्यूज इधर उधर होंगी कंटिन्यूस, इस तरीके से सीधी तरीके से नहीं होंगी। आप ये देखो, मतलब सीधी तरीके से नहीं है, यानी कि इंडेक्सिंग का कोई चक्कर नहीं है इसमें। हमारी इस तरीके से होने वाली है, मतलब कोई किसी पोजीशन पे होगा, उसका एड्रेस किसी में होगा, फिर कोई किसी पोजीशन पे उसका एड्रेस किसी नोड में होगा। तो इसी तरीके से होने वाला। और सबसे लास्ट वाले में हम नल डालेंगे। स्टार्ट, एक पहला होगा स्टार्ट वाला और एक होगा नल। स्टार्ट मतलब हमारी हेड नोड, स्टार्ट मीन्स हमारी हेड नोड। तो देखो, मैं जैसे कि इसमें देख सकते हो आप, ये है हमारी स्टार्ट, मतलब हेड नोड हमारी। और यहाँ लास्ट में जो आएगी वो हमारा आएगा नल। तो यही है हमारी लिंक लिस्ट क्रिएशन में। तो आप देख लेते हैं फटाफट से। तो लिंक लिस्ट स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे पहले स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर का ओवरव्यू। क्योंकि ये देखो, ये ना इम्पोर्टेंट है। अगर इसकी जानकारी नहीं होगी तो लिंक लिस्ट समझ नहीं आएगी बिल्कुल भी। और हमने स्पार्स में भी देखा था थोड़ा बहुत ये। तो इसमें देख लेते हैं फटाफट से। टाइपेडेफ मैंने पहले भी बताया था, टाइपेडेफ यूज किया क्योंकि मैं बार बार स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट करके यूज नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट स्ट्रक्ट का जो नाम लिया है स्टूडेंट में वो यूज करके, और मैं स्ट्रक्चर ही ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी। तो मैंने स्टूडेंट नाम का लिया है, और मैंने उसकी रोल नंबर और एज यहाँ पे दे दी है, मतलब इंटीजर इस स्ट्रक्चर में ये है। और वॉइड मेन, उसके बाद मैंने स्टूडेंट, जो मैंने ऊपर स्ट्रक्चर बनाया था उसमें मैंने एक s1 वेरिएबल इसका बना दिया है, और एक s2 पॉइंटर बना दिया है, और यहाँ पे एक और पॉइंटर बना सकते हैं, मतलब जो भी तुम्हारा मन हो। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे printf, और यहाँ पे s1 डॉट रोल नंबर, आपको थोड़ा भी याद हो s1 डॉट एज, मतलब डॉट ऑपरेटर का यूज करके हम स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल्स है उनको एक्सेस कर सकते हैं। देखो यार, ये जो मैं बता रही हूँ ना सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लो। अगर ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि डॉट कैसे यूज हो रहा है, पॉइंटर वेरिएबल कैसे एक्सेस हो रहा है, एरो ऑपरेटर कैसे यूज हो रहा है, तो आगे की चीजें समझ आ जाएंगी बहुत इजीली।
तो इसके अंदर डॉट ऑपरेटर यूज हुआ है, और S1 के डॉट रोल नंबर और S1 के डॉट एज को मैंने एक्सेस कर लिया है। मतलब ये S1 है और इसमें बेसिकली एक एरे बना हुआ है और हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो यही हुआ है यहाँ पे। और देखो ध्यान से यहाँ पे और क्या क्या हो रहा है। एंटर द रोल नंबर, उसके बाद मैंने रोल नंबर को एक्सेस कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एंटर द रोल नंबर और फिर यहाँ पे मैंने पॉइंटर के जरिए एक्सेस किया। या तो इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे जैसे बना रखा है ना, आप पॉइंटर के इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप इसका यूज करें। ये आप खुद सोचो यार, मतलब पॉइंटर और ये ब्रैकेट्स लगाने से अच्छा तो ये एरो ऑपरेटर है ना। तो एरो इज बेटर, हम इस एरो ऑपरेटर का यूज करने वाले। इस एरो ऑपरेटर का बेसिकली मीन्स यही है। तो हम फटाफट से अब देखेंगे इसका प्रोग्राम देखेंगे। तो देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हमारी डीएसए की सीरीज में नया सदस्य ऐड हो चुका है, लिंक लिस्ट। अब मैंने नया फोल्डर बनाया है लिंक लिस्ट नाम का, और उसके अंदर मैंने स्ट्रक्चर नाम का ये प्रोग्राम बनाया है। तो आप जल्दी से इसको देख लेते हैं हम। तो जब मैंने जो बताया बेसिकली सब मैंने वही लिखा है, देख लो। और मैंने इसके अंदर टाइपेड एफ का यूज किया है और स्टूडेंट स्ट्रक्चर, ओके, सब सेम है। बाकी मैंने स्टूडेंट नाम की वही वेरिएबल लिए। मैंने S3 यहाँ क्यों लिया है, ताकि मैं एरो ऑपरेटर का भी यूज दिखा सकूं, क्योंकि सब कुछ सेम ही है, बिल्कुल कुछ डिफरेंस नहीं है। आप दोनों चीज एक्सेस कर सकते हैं। तो उसी के लिए मैंने यूज किया। आप देखो यहाँ क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने किया है यूजिंग वेरिएबल, और यूजिंग वेरिएबल में मैंने डायरेक्ट S1 डॉट रोल नंबर और S1 डॉट एज डायरेक्ट एक्सेस कर लिए। ओके, स्ट्रक्चर वाले वेरिएबल्स को इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेकेंड वाला ले लिया यूजिंग पॉइंटर। यहाँ पॉइंटर का यूज करके मैंने एक्सेस कर लिया है, ब्रैकेट लगाया, और इस तरीके से हम कर सकते हैं स्कैन एफ कर सकते हैं, और उसको इस तरीके से प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। और उसके बाद मैंने एक एरो ऑपरेटर का ले लिया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने S3 और रोल नंबर, ओके, और S3 एरो। मतलब यार देखो कितना इजी हो गया। मेरे को यहाँ पे एस्ट्रिक नहीं लगाना पड़ रहा, ना मेरे को डॉट लगाना पड़ रहा, ना ये ब्रैकेट लगाना पड़ रहा, डायरेक्ट मैं एक एरो लगा रही हूँ। और ये एरो कोई बड़ी बात नहीं है बनाना। ये देखो मैंने इस तरीके से बनाया है, मतलब जिसको आइडिया ना हो कि कैसे बनाए, ये देखो इस तरीके से बनाई। मैंने एक माइनस वाला इसमें यूज किया और एक ये ग्रेटर का साइन, इससे ये एरो बना है। दैट्स इट। और अब इसको फटाफट से रन करके देख लेते हैं। तो मैं इसमें रोल नंबर जैसे कि 10 डालूंगी, और स्टूडेंट की एज यार कुछ भी डाल लो, मैं 17 डाल लेती हूँ। देखो सेम यही है, मैं इसमें सेम डालने वाली हूँ ताकि कोई डिफरेंस लगे। यूजिंग पॉइंटर वाले में भी अगर मैं सेम यही डालूं, सेम ही हो रहा है, और एरो ऑपरेटर वाले में मतलब ये सब काम एक ही कर रहे हैं, कोई अलग नहीं है। लेकिन हम अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा पॉइंटर है ना वो उसकी लोकेशन पे काम करता है, बिल्कुल उसकी मेमोरी के ऊपर काम करता है, और जो हमारा सिंपल वेरिएबल है वो वेरिएबल पे काम करता है। तो हम पॉइंटर्स का यूज करके सब कुछ करने वाले हैं। तो इसलिए पॉइंटर्स का ये बेसिक सा मैंने एक बना दिया है ताकि अंडरस्टैंडिंग रहे कि क्या होता है इनसे। ओके, तो आगे चलते हैं। एक हम इसमें यूज करने वाले हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। देखो यार, अब लिंक लिस्ट स्कैटर्ड फॉर्म में हो रहा है, और मैंने पहले ही बोल दिया था कि डायनेमिक मेमोरी में एलोकेट होने वाला है। तो क्या होते हैं, हम सी लैंग्वेज में किस किस तरीके से मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं डायनेमिकली। तो उनके मैलॉक, कैलॉक, रियलॉक और फ्री होते हैं फंक्शन। फ्री बेसिकली हम मेमोरी को फ्री करने के लिए करते हैं। देखो हम मेमोरी एलोकेट करा रहे हैं जब किसी चीज को इन फंक्शंस के यूज से, तो हमें उसे फ्री कराना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें फ्री कराना पड़ेगा उसे। एट द एंड जब प्रोग्राम का एंड होगा तो हमें लास्ट में उसे फ्री कराना पड़ेगा। तो हम ज्यादातर मैलॉक का यूज करने वाले हैं, बट मैं सबका ओवरव्यू एक बार आपको दे देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो मैं मतलब जैसे ये हमारा होगा पॉइंटर ऑफ इंट डेटा टाइप, यहाँ पे जो भी हमारा होगा डेटा, मतलब हम स्ट्रक्चर का यूज ही करेंगे। तो जो भी हमारा डेटा होगा यहाँ पे उसको इक्वल कर देंगे इंटीजर डेटा। मतलब जिस तरीके का हमारा डेटा होगा हम वहां पे वो लिख देंगे। मतलब जरूरत नहीं है इंटीजर टाइप का हो, फ्लोट टाइप का हो सकता है, कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, स्ट्रक्चर टाइप का हो सकता है, तो जैसा भी हमारा डेटा हो। और पॉइंटर है इसलिए पॉइंटर लगाया है मैंने। मैलॉक क्योंकि डायनेमिकली एलोकेट हो रही है, और डायनेमिकली में पॉइंटर आता है, सिंपल बात ये है। साइज ऑफ मेमोरी
कितनी एलोकेट करानी है, तो इसको हम करेंगे स्किप, क्योंकि क्योंकि हम अनलिमिटेड जितना यूजर कहने वाला है उसके अकॉर्डिंग चलने वाले। अनलिमिटेड से मेरा मतलब है कि हमारी मेमोरी में जितना स्पेस होएगा, हमारे कंप्यूटर के इंटरनल में जितना मेमोरी में स्पेस होगा, ये तब तक करता रहेगा एंटर, और बाकी साइज ऑफ ऑपरेटर तब तक, और यहाँ पे वही डेटा टाइप आएगा जो यहाँ लगाने वाले हैं। मतलब आपको जिसकी भी करानी, जरूरी है वो इंटीजर टाइप की हो, किसी भी टाइप की हो सकती है, स्ट्रक्चर टाइप की, फ्लोट टाइप की, कैर टाइप की, किसी भी टाइप की हो सकती है। और मेमोरी एलोकेट इनिशियली विद गार्बेज, सबसे पहले गार्बेज ही, मतलब हम उसे नल डिक्लेयर कर देंगे सबसे पहले। आपने सुना हो डेंगलिंग पॉइंटर का नाम, और मतलब जो भी होते हैं, तो पहले जो भी हम अपनी पॉइंटर बना देते हैं उसे नल के बराबर इक्वल करना पड़ता है, नहीं तो हमारा प्रोग्राम ना क्रैश होने के चांसेस रहते हैं। तो कैलॉग में क्या होता है, कैलॉग में यही होता है सिंपली, इसके अंदर पैटर्न बदल जाता है, इसमें कॉमा आ जाता है, और यहाँ पे साइज, बस यही है कैलॉग, और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। रियलॉग में इस तरीके से होता है, और रियलॉग, और यहाँ पे वो दे देते हैं अपना, और इसमें साइज दे देते हैं। ये ऑल इन वन की तरह है। और फ्री हमारा मेमोरी को रिलीज कराने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे फ्री लिखेंगे, और फिर लिख देंगे हमें क्या रिलीज कराना है। मतलब हम एक मेमोरी भी एलोकेट करा रहे हैं तो हम उसे भी फ्री करेंगे, और जितनी भी मेमोरी एलोकेट होने वाली है यूजर के थ्रू, हम वो सब के सब फ्री करने वाले हैं। तो हम इसका भी एक फंक्शन बनाएंगे, तो वो हम पढ़ते हैं आगे कि उसका क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि अब अवेलेबल मेमोरी जैसे कि हमारी 10 है ना, ऑक्यूपाइड 0 है। अब क्या होता है कि अब उसमें से 5 यूज हो गई, तो 5 ऑक्यूपाइड बची है, मतलब 5 ऑक्यूपाइड हो गई ना। एक तरह से आप समझो कि क्लास में आप बैठे हुए हैं, है ना, क्लास में आप बैठे हुए हैं, क्लास में 10 चेयर्स हैं, अवेलेबल 10 चेयर अवेलेबल है, एकदम से खाली है, और 5 अभी भर जाए वो, है ना, 5 भर जाए, लेकिन अभी 5 अवेलेबल है, उसके बाद और भर रही है, उसके बाद और भर रही है। तो क्या हो रहा है कि मेमोरी भर रही है, बट हमें उसे बाद में रिलीज भी कराना है, ऐसे नहीं कि वो हमेशा भरी रहेगी। और यहाँ पे मैंने एक मेन चीज रखी है, इट कांट इरेज मेमोरी, मतलब हम यहाँ मेमोरी को इरेज नहीं कर रहे हैं, हम रिलीज कर रहे हैं, मेमोरी का ट्रांसफर कर रहे हैं हम। मेमोरी का ट्रांसफर क्या हो रहा है कि ऑक्यूपाइड से अवेलेबल में जा रही है, और अवेलेबल से ऑक्यूपाइड में जा रही है। सिंपल मतलब यहाँ हमारी जो है ना कुर्सियां वही रहेंगी, कुर्सियां कहीं नहीं जा रही है, मेमोरी वहीं की वही है, बस हम उसे मतलब बस भर रहे हैं अपने यूज के लिए और खाली कर रहे हैं, दैट्स इट। सेल्फ रिफरेंशियल स्ट्रक्चर, देखो भाई ये 3 नंबर में आ सकता है, तो सुन लो ये क्या होता है। एक छोटी सी डेफिनेशन इज स्ट्रक्चर दैट मींस अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप which consists of pointer of same structure data type, means a pointer that can hold an address similar structure data type variable। तो ये क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर डेटा टाइप मींस अब जो खुद का ये एड्रेस होल्ड करता है। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, देखो ये इस तरीके से बोल रहा है, हमारा स्टार्ट होगा, ये हमारी नोड है, इसमें एक इन्फो पार्ट होगा और एक एड्रेस पार्ट होगा, और इस इन्फो पार्ट में ये अपनी इस नोड का वैल्यू को स्टोर करेगा, और इस वाले पार्ट में ये नेक्स्ट वाले का एड्रेस स्टोर करेगा। मतलब हम अब जो स्टार्ट में एड्रेस होगा वो फर्स्ट वाली नोड का होगा, हम स्टार्ट से शुरू करने वाले, स्टार्ट से हम शुरू करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ओके, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, फिर इसी इसी नोड पे हम होंगे, तो इसमें इसका नेक्स्ट वाली वैल्यू का एड्रेस होगा, तो हम नेक्स्ट वाली वैल्यू पे जाएंगे, फिर इस वाली नोड पे आने के बाद हमारे पास वैल्यू एक्सेस हो जाएगी, देन हमारे पास नेक्स्ट का एड्रेस होगा, तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे, जब तक हमारा नल ना, जब तक यूजर ना बोल दे तब तक, और जब वो ना बोल देगा तो हम लास्ट वाली में नल डाल देंगे ताकि आगे एक्सेस ना हो। तो यही हो रहा है यहाँ पे। तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया है, हमने टाइपेडेफ स्ट्रक्ट नोड नाम का बना दिया है, एक नोड नाम का, ओके। तो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब ये था, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इंट इन्फो, तो आपको समझ आ रहा होगा, बट ये स्ट्रक्चर नोड और लिंक क्या है, तो ये जो मैंने यहाँ पे ये बनाया है ना, यही दैट इज अ सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, जो खुद को ही कॉल करता है बार बार इस तरीके से, पॉइंटर सेम डेटा टाइप। तो इस डेफिनेशन की जो मतलब है वो यही है। कहाँ गई डेफिनेशन, हाँ, तो ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ना, इसका मतलब यही है, स्ट्रक्चर दैट मीन्स अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच कंसिस्ट ऑफ पॉइंटर ऑफ सेम स्ट्रक्चर, मतलब नोट टाइप का स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर का डेटा टाइप, और होल्ड एड्रेस सिमिलर स्ट्रक्चर डेटा टाइप, और बिल्कुल सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर का
इसने लिंक, एक तो होगा हमारा इन्फो पार्ट, जैसे कि मैंने बताया इन्फो पार्ट, और एक होगा हमारा लिंक पार्ट, यानी कि ये जो सबके मतलब एक दूसरे का एड्रेस होल्ड करने वाले। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका भी एक लिंक पार्ट ले लिया है। और फिर मैंने नोड टाइप का तो एक टाइपेड ऐप स्ट्रक्चर बनाया ही है, तो इसके अंदर यही है। और स्ट्रक्चर टाइप का नोड, यानी कि मैं सबको एक्सेस कर सकती हूँ आराम से इस नोड की हेल्प से। इस नोड के अंदर इन्फो पार्ट है और एक लिंक पार्ट है। लिंक पार्ट कितना, नोड टाइप का एक पॉइंटर है, ओके, समझ रहे हो ना। नोड टाइप का पॉइंटर, पॉइंटर उसी टाइप का होता है जिस टाइप का डेटा टाइप, और नोड हमारा किस टाइप का, स्ट्रक्चर टाइप का। तो आगे मैंने यहाँ पे वॉइड मेन, और वॉइड मेन के हमारे अंदर क्या होने वाला है, एक नोड टाइप का हम एक्सेस करेंगे इसको सिंपली इस तरीके से जैसे करते हैं हम। स्ट्रक्चर नहीं आएगा, अब हम स्ट्रक्चर क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने टाइपेड एफ लगा लिया तो हमें स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप टाइपेड एफ नहीं लिखोगे तो आपको बार बार स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट, जहाँ पे भी आपको नोड लिखना है वहाँ पे स्ट्रक्ट लिखना पड़ेगा। अगर मेरे को यहाँ पे भी स्ट्रक्ट नोड दिखाना है ना, तो मेरे को पहले यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखना पड़ेगा, फिर नोड लिखती मैं, फिर यहाँ पे भी मुझे स्ट्रक्ट लिखना पड़ता, पहले नोड और फिर नोड आता। तो इतनी सारी झंझट को हटाने के लिए टाइपेड एफ लगा दो यहाँ पर, दैट्स इट। उसके बाद बहुत आराम से होगा सब कुछ। और मैंने यहाँ मैलॉक में जैसे बताया था, मैंने मैलॉक वैसे यहाँ पे मैंने मेमोरी एलोकेट कर दी है। यहाँ पे 3 के मेमोरी एलोकेट किया मैंने, मतलब ऐसे करके दिखाइए। तो हमारा ये इस तरीके का होने वाला है क्रिएशन ऑफ लिंक लिस्ट। तो क्या क्या होगा हमारा, करंट इज इक्वल टू स्टार्ट के बराबर कर देंगे, और उसके बाद हम डू लूप चलाएंगे। डू वाइल लूप जो होता है, मतलब एक बार तो कम से कम चली जाए, यूजर को कम से कम एक वैल्यू तो डालनी पड़ेगी। उसकी बात चाहे वो मना कर दे, उसकी मर्जी। तो उसके अंदर एंटर इन्फो ऑफ योर नोड, मतलब मैंने क्या वैल्यू डाली है वो। और मैंने आपको बताया था किस तरीके से एरो ऑपरेटर यूज हो रहा है। तो मैंने करंट सिंपली, क्योंकि करंट जो है वो नोट टाइप का है, बराबर स्टार्ट, स्टार्ट हमने नोट टाइप का बनाया था, आपको याद हो तो मेन में ये रहा। तो ये वही हुआ है। और उसके बाद मैंने करंट इन्फो पार्ट को एक्सेस कर लिया है करंट से, इसकी ये स्ट्रक्चर है। और मैंने उसमें एंटर करवा दिया स्कैनफ परसेंटाइल डी, ओके। उसके बाद मैंने यूजर से पूछा डू यू वांट अनदर नोड, तो परसेंटाइल सी और एड्रेस ऑफ सी एच। अगर इफ सी एच इक्वल इक्वल वाई, मतलब अगर उसने वाई लिखा है, मतलब यस अगर वाई लिखा है, तो करंट का जो लिंक है, करंट का लिंक, ओके, करंट का लिंक, उसको एक मेमोरी एलोकेट करा दो। ये देखो यहाँ मैंने बताई, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे साइज ले लिया है, क्योंकि ये मैं मेमोरी एलोकेट करा रही हूँ उसको सिंपली, उसको मेमोरी एलोकेट करा दो। और करंट इक्वल करंट का लिंक कर दो। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि करंट इक्वल करंट का लिंक, एक लिंक आगे बढ़ जाओ, जैसे कि मैंने ये बनाया था ये। इसका मतलब मैं क्या कह रही हूँ, अभी करंट जो है ना वो यहाँ पे है पहली नोड पे, और करंट इक्वल टू करंट का लिंक करने से ये दूसरी नोड पे आ जाएगा, यानी इसके लिंक पार्ट पे आ जाएगा। यहाँ करंट इक्वल करंट का लिंक कर दो, आगे बढ़ा दो, और जब ये दोबारा अगर यूजर ने वाई कर दिया तो ये दोबारा आगे जाएगा, करंट इक्वल करंट का लिंक। इसका मतलब यही है, इसलिए मैंने कहा था एरो ऑपरेटर समझना जरूरी है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे क्या है हमारा, आगे है हमारा एल्स। एल्स नहीं तो करंट के लिंक में नल डाल, मतलब मैंने क्या बताया था, अगर वो नो बोलते तो नल डाल दे सिंपली, मतलब जहां पे भी वो नो बोले वहां पे नल डाल दो सिंपली, दैट्स इट, इसमें इतना ही है। और उसके बाद कब तक चलाना है, जब तक उसकी वाइड चॉइस रहे, मतलब देखो एंड बोल देगा तो पहली बात तो नल डाल देगा उसके लास्ट में, हमारी लिंक लिस्ट की लास्ट में, और दूसरी बात इस लूप को भी बंद कर देगा। अब हमने इनपुट करा लिया लिस्ट का, क्रिएशन ऑफ लिस्ट में यही था। अब हम उसे डिस्प्ले भी तो कराएंगे, हमारी लिस्ट बन गई, अब उसे हम डिस्प्ले कराने वाले हैं। तो उसके अंदर करंट इक्वल टू स्टार्ट हम वही करेंगे। करंट मैंने यहाँ पे करंट नाम क्यों दिया, करंट यार इसलिए ताकि मुझे पता चल सके कि अभी हम कहाँ चल रहे हैं। स्टार्ट हमारी हेडर नोट है, हम उसको चेंज नहीं करेंगे, हम करंट पे वर्क कर रहे हैं सारा का सारा। तो हम व्हाइल लूप चलाएंगे कब तक, जब तक करंट हमारा जो है वो नल के इक्वल हो जाए, मतलब करंट में क्या है, स्टार्ट, स्टार्ट यहाँ पे इस तरीके से और नल यहाँ पर है। तो जब तक स्टार्ट हमारा नल पे ना पहुंच जाए तब तक ये लूप चलता रहे चलता रहे। तो सिंपली देखो कुछ भी नहीं किया मैंने, प्रिंट टैप कर दिया परसेंटाइलिटी, और एरो ऑपरेटर का यूज करके करंट, एरो ऑपरेटर का यूज करके इन्फो, करंट का इन्फो मैंने एक्सेस कर लिया है, और करंट इक्वल टू करंट का लिंक, ताकि आगे बढ़ता रहे, ओके। ये बिल्कुल करंट इक्वल करंट का लिंक बिल्कुल स्टेप लेने, आप जैसे चलते हो ना सिंपली एक एक कदम बढ़ाते हो, बिल्कुल उसी तरीके से एक एक कदम बढ़ाएगा ये हर हर अपनी उस मेमोरी पर।
और मैंने जैसे कि कहा था अगर हम मेमोरी को ले रहे हैं तो उसे फ्री कराने का भी हमारा ही जिम्मा है, तो यहाँ पे हम फ्री कराएंगे वाइल करंट इक्वल टू नॉट नल। जब तक नल ना हो जाए तो हम यहाँ पे एक टेम्प वेरिएबल लेंगे। हम सीधा ऐसे मेमोरी को नहीं कर सकते ना, तो हम पहले टेम्प बराबर करंट करेंगे, फिर करंट इक्वल करंट का लिंक करेंगे और फिर हम टेम्प को फ्री करेंगे, और इस तरीके से हमारी जो मेमोरी है वो फ्री हो जाएगी। मतलब जो हमारी, जैसे मैंने बताया था एग्जाम्पल में कि सीट्स हमारी भर गई थी, स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, तो वो स्टूडेंट्स को हट जाएंगे, अब मतलब कोई यूज नहीं। अब देखो अगर आप ये यूज नहीं करोगे तो वो हमारी मेमोरी में पड़ा ही रहेगा, वो कभी रिलीज ही नहीं होगा, तो इसको करना जरूरी है। तो वो तो मैंने आपको एक ओवरव्यू, बट हम एक्चुअल में प्रोग्राम किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से होगा टाइपेड एज स्ट्रक्ट नोड इंट इन्फो, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्ट रह गया लिखना नोड और लिंक, ओके लिंक, देन वॉइड मेन में हम आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे यार वो ऑब्वियसली बात है कि फंक्शन डिक्लेरेशन तो करेंगे हम, क्रिएट लिस्ट, डिस्प्ले लिस्ट, और साथ में होगा हमारा एक रिलीज लिस्ट। मस्ट इंपॉर्टेंट, रिलीज लिस्ट करना ही करना है, क्योंकि ये इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। तो नोड, सबसे पहले नोड टाइप का मैंने एक स्टार्ट पॉइंटर ले लिया, उसे नल बना दिया है। नल बना जरूरी है, नहीं तो आपका प्रोग्राम क्रैश कर सकता है, डेंगलिंग क्या आ सकता है। तो आगे हम चलते हैं, स्टार्ट इक्वल टू, फिर मैंने नोट टाइप का पॉइंटर, जैसे कि मैंने कहा था कि डेटा टाइप जिस भी टाइप का हो, तो स्टार्ट जो है मेरा नोट टाइप का, नोट टाइप का पॉइंटर, और मेलॉक, उसके बाद साइज ऑफ नोड। तो इससे एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी मेरी स्टार्ट की, स्टार्ट एक नोड बन गई है, मतलब मेरा हेड जो है स्टार्ट एक नोड बन गई। उसके बाद क्रिएट लिस्ट एक फंक्शन होगा, उसमें मैंने स्टार्ट का पैरामीटर दे दिया है, मतलब नोट टाइप का पैरामीटर दिया है, डिस्प्ले लिस्ट में भी स्टार्ट दिया है और रिलीज लिस्ट में भी स्टार्ट दिया है, देन गेट ch वो होल्ड करने के लिए, ओके। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्रिएट लिस्ट पर। तो क्रिएट लिस्ट मैंने फंक्शन जैसे कि कहा था कि बनाएंगे क्रिएट लिस्ट, और नोट टाइप का इसके अंदर करंट लेंगे। देखो मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ जो हम देते हैं और यहाँ जो देते हैं वो सिमिलर ना नहीं होते, जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ फंक्शन डिक्लेरेशन ऊपर आपने करी है और वहां पे अगर आपने नहीं दिया है, जैसे कि आपने खाली पॉइंटर लगा, नोट और पॉइंटर और देन बंद कर दिया तो ठीक है, लेकिन आपने वहां पे स्टार्ट लिख दिया और यहाँ पे करंट लिख रहे हैं तो दैट इज रॉन्ग, आप एरर आएगी फिर तो दोनों सेम होने बहुत जरूरी है। दूसरा मैंने करेक्टर सी एच ले लिया, सी एच मतलब चॉइस, शॉर्टकट फॉर्म लिखी है मैंने सी एच, ओके। देन यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर बताया था क्रिएट लिस्ट में क्या क्या होने वाला है, एंटर द वैल्यू ऑफ नोड, देन करंट की इन्फो, एड्रेस ऑफ, और उसमें स्टोर करे, डू यू वांट टू अनदर चॉइस, और उससे चॉइस पूछ ले। अगर इफ सी एच इक्वल इक्वल वाई हो तो करंट के लिंक को एक और मेमोरी एलोकेट करा दे, और इस तरीके से हमारी मेमोरी एलोकेट होती रहेगी डायनेमिकली, और करंट इक्वल करंट का लिंक कर दे, नहीं तो एल्स करंट इक्वल करंट के लिंक में नल डाल दे। कब तक चले, जब तक सी एच इक्वल इक्वल वायु। तो ये हुआ है हमारे क्या कहते हैं, ये हुआ है हमारे उसमें क्रिएट लिस्ट में, और डिस्प्ले लिस्ट मैंने आपको दिखाई दी थी। तो आप जल्दी से हम इसका प्रोग्राम देख लेते हैं क्रिएट लिस्ट का, ओके। अच्छा, प्रोग्राम देखने से पहले ना एक मजेदार फैक्टर देखते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि हाँ आप वाइल लूप लगा रहे, और वाइल लूप मैंने लगाया था ताकि हम उससे अपने हम यूजर के हिसाब से करें सब कुछ काम, मतलब हम जितने भी नोट्स लेने वाले सब यूजर के हिसाब से ले, हम अपने हिसाब से भी उससे कह सकते हैं। मतलब क्या होगा, मेमोरी एलोकेट तो उसी टाइम पे होगी जब यूजर बोलेगा, बट यहाँ पे जो साइज है ना पहले ही डिक्लेयर कर देंगे हम कि नोट्स का साइज इतना होने वाला है। मतलब यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप का एक एन ले लिया है, मतलब साइज के लिए, हाउ मेनी नोट उसे कितनी एंटर करनी है, नंबर ऑफ नोट्स के लिए मैंने लिया है एन साइज, और उसके बाद मैंने एन तक लूप चला दिया है आई वाला, जो कि हम बहुत ज्यादा चलाते हुए आ रहे हैं। देन एंटर द वैल्यू ऑफ, और एन तक मतलब अगर वो 5 कर देगा तो 5 ही होंगे, 5 से ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन जो हमारा ये ऊपर वाला क्रिएशन था, ओके, जिसमें मैंने वाइल लूप लगाया था और यहाँ पे इस तरीके से सब काम हो रहे थे, इसके अंदर यूजर जितना चाहे उतना कर सकता है एंटर, उसकी मर्जी है। तो अब जल्दी से फटाफट से इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने डीएससी के फोल्डर में लिंक लिस्ट का जो फोल्डर बनाया था, हमारा जो नया सदस्य आया है डीएससी की सीरीज का, उसी में मैंने क्रिएट नाम के फाइल में ये बना दिया है अपना प्रोग्राम, क्रिएट नाम का प्रोग्राम, ओके, सी का। तो इनपुट क्रिएशन एंड आउटपुट डिस्प्ले, मतलब इनपुट क्रिएशन,
क्रिएट लिस्ट करेंगे एंड देन आउटपुट डिस्प्ले लिस्ट करेंगे, आउटपुट देंगे, जैसे कि हम इनपुट एरे और आउटपुट एरे कर रहे थे, दैट वही है ये सब कुछ। और उसके बाद देखो मैंने जैसे जैसे आपको समझाया था दैट मैंने सब कुछ सेम वही लिखा है। मैं जो स्ट्रक्ट लगाना भूल गई थी वहां पे देखो मैंने लगा रखा है दैट। आगे मैंने कहा था कि फंक्शन डिक्लेरेशन होगी यहाँ पे, तो फंक्शन डिक्लेरेशन दैट। और यहाँ पे अगर आप, मैंने कहा था यहाँ पे अगर आप स्टार्ट लेंगे तो नीचे भी स्टार्ट लेना पड़ेगा, यहाँ करंट लेंगे तो करंट, लेकिन करंट इज बेटर क्योंकि करंट इज शो करा रहा है कि हम करंट वाली नोट पे काम कर रहे हैं। स्टार्ट तो हमारा स्टार्ट में ही रहेगा बिल्कुल हेड पर, वो चेंज नहीं होने वाला। तो आगे हम चलते हैं वॉइड मेन में। वॉइड मेन मैंने देखो बिल्कुल वही लिखा है जो बताया था, साइज एलोकेट करा दिया है और उसके बाद क्रिएट लिस्ट और डिस्प्ले लिस्ट और रिलीज लिस्ट कॉल कर दिया है। देन मैंने यहाँ पे फंक्शन बना दिया है वाइल लूप वाला, क्योंकि यार देखो लिंक लिस्ट का तो मतलब ये है कि यूजर सब कुछ करे, हम डिसाइड ना करे, साइज यूजर करे। तो मैंने डू यू वांट टू मोर नोट्स वाला कॉन्सेप्ट लगाया और यहाँ पे फिर से आ गया है एफ फ्लश, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब इंटीजर की वैल्यूज चल रही है और बीच में करेक्टर की वैल्यू आ जाए तो एफ फ्लश लगाना टर्बो सी में मस्ट है, नहीं तो आपका प्रोग्राम रन करते वक्त दिक्कत कर जाएगा, क्रैश हो सकता है। तो इसलिए वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर सकता है। तो एफ फ्लश तब जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में भी लिखे इसको, मैंने कहा था कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अगर कोई भी दिक्कत आए आपको इसे बनाने में तो दैट है ही आपके लिए ये वीडियो। उसके बाद मैंने डिस्प्ले कर लिया आउटपुट लिंक लिस्ट डिस्प्ले, ओके मतलब बात एक ही है। तो उसके बाद मैंने करंट के लिंक तक इसे चला दिया है, करंट की इन्फो को प्रिंट करा दिया है, करंट के लिंक को आगे बढ़ा दिया है, ओके दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा दिया इसका रिलीज लिस्ट का। तो नोट टाइप का ही मैंने ये लिया है क्योंकि नोट टाइप का ही हमें रिलीज कराना है। उसके बाद मैंने टैम्प में करंट डाल दिया है, उसके बाद करंट इक्वल करंट का लिंक कर दिया है, फिर फ्री कर दिया है करंट को और देन फ्री कर दिया है मैंने टैम्प को बाहर आकर। अब इसको फटाफट से हम कर लेते हैं रन। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा अपना मोस्ट फेमस में 1 2 3 डालूंगी, वो भी लिंक लिस्ट के स्टाइल में, और मैं वाई और मैं जितनी चाहे उतनी वैल्यू यहाँ पे एक्सेस कर सकती हूँ 3, दैट जब तक मैं वाई लिखती रहूंगी तब तक ये वैल्यू एक्सेस होती रहेंगी बिकॉज इट इज लिंक लिस्ट। और मजे की बात ये है कि ये कंटिन्यूस मेमोरी पे लोकेट नहीं हो रही, ये स्कैटर्ड फॉर्म में एलोकेटेड हो रही है। मतलब कोई 605 जो भी मेमोरी का एड्रेस होता होगा, कोई 610, कोई 1000 पे, कोई 2000 पे, अलग अलग जगह पे स्टोर हो रही है एक साथ, लेकिन ये सबका जो लिंक है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ नोट्स। नेक्स्ट पॉइंटर का पहली जैसे अब 1 है तो 1 के ये इन्फो पार्ट है, ये नोट जो है, और इसी के इन्फो पार्ट में एड्रेस जुड़ा हुआ है 2 का जो एक्सेस कर पा रहा है। भले ही 1 जो है हमारा 605 पे पड़ा हो और 2 जो है हमारा 1000 पे पड़ा हो, बट ये दोनों दूसरे से कनेक्ट है बिकॉज ऑफ एड्रेस पड़ा हुआ है और ये नोड है इसलिए। तो दिस दिस इज द बेनिफिट ऑफ लिंक लिस्ट। और अब मैं जैसे कि एल लिख दूंगी तो इसने मेरी लिंक लिस्ट प्रिंट कर दिया और लिंक लिस्ट हमारी बन गई 1 2 3 4, ये लिंक लिस्ट है। बट ये कंटिन्यूस मेमोरी में एलोकेट नहीं हुई जैसे एरे में होती थी। एरे में कैसे होता था कि वहां पे कंटिन्यूसली जैसे 2 बाइट के अंतर में होती थी, जैसे इंटीजर का टाइप होता है 2 बाइट का, तो वहां पे इस तरीके से स्टोर होती थी, जैसे कि 204 पे हो रही, 204 206 208 इस तरीके से लाइन से कंटिन्यूस मेमोरी पे एलोकेट होती थी लाइन, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था। तो बस दैट्स इट, लिंक लिस्ट के क्रिएशन में इतना ही था। अब आगे की कहानी हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।